नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई है और कुल जो वैकेंसी है, जो कुल सीटें हैं वो 19,838 सीटें दी गई हैं। और आवेदन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 18 मार्च 2025 से और अंतिम तिथि जो रखा गया है यानी 18 अप्रैल 2025, यानी एक महीने का प्रॉपर समय आपको मिलेगा जिसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उन बारीकियों पे ध्यान रखेंगे, उस पर बात करने वाले हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए इस पूरी भर्ती परीक्षा में। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं बिहार सरकार के जो है गृह विभाग के द्वारा ये जारी किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती जो है रिक्रूट करती है। ठीक है, और ये जो विज्ञापन संख्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है, दिनांक कब से स्टार्ट किया जा रहा है, यह स्टार्ट किया जा रहा है 18 मार्च 2025 से। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगा, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगा, यह 18 अप्रैल 2025 होगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी काफ़ी सारा है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी दी गई है। तो एक एक करके देखिए, इसमें जो है कोटिवार अगर हम देखें कि अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से कैटेगरी को कितनी सारी सीटें दी गई है, महिलाओं के लिए कितनी जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इसका जो वेतन है, सबसे पहले तो ये है कि इसका जो वेतन मान होगा वो लेवल 3 का होगा, जिसमें आपका 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक की जो है इसमें आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि इसमें हमें सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जो अनरिजर्व जो कैटेगरी हैं उनमें जो है अगर हम बात करें उनकी जो कैटेगरी का जो कोड है, देखिए यहाँ पे 01 है और इनके लिए पदों की जो कुल संख्या है ये है आपका 7,935। और अगर महिला हैं जनरल कैटेगरी से तो 2,777 वैकेंसी आपके लिए जो है आरक्षित रखी गई हैं। इसमें EWS कैटेगरी से जो आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो कोड है वो 07 है और इसमें जो टोटल वैकेंसी रखी गई है ये है आपका 1,983। और अगर महिला की बात करें कि महिलाएं को कितना मिलेगा आरक्षण, तो कितनी सीटें रखी गई है, तो 694। ठीक है, ध्यान रखना है। कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए यानी अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो इनका जो आरक्षण कोटि कोड है ये है आपका 02 और इसमें जो पदों की जो संख्या रखी गई है ये रखी गई है 3,174। और इसमें महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसके बाद उसकी जो सीटें रहेंगी वो रहेगा आपका 1,111। ठीक है, अगर हम ट्राइब्स की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो यहाँ पर जो इनका जो है आरक्षण कोटि कोड जो है 03 है और पदों की जो कुल संख्या रखी गई है उनके लिए 199 है और महिलाओं के लिए जो रखी गई है ये 70 सीटें रखी गई है। ठीक है ना। और ईवीसी के लिए देखें, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, तो इनका जो है आरक्षण कोटि कोड जो है ये 04 है और पदों की जो कुल संख्या रखी गई है 3,573। और इसमें महिलाओं की जो आरक्षण जो दी गई है उसके बाद जो सीटें हैं वो 1,250 रखा गया है। BC की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, जिसमें 53 जो है ट्रांसजेंडर शामिल किया गया है। उसके बाद जो है बात करें तो इनका जो है आरक्षण कोटि कोड जो है वो 05 है और पदों की जो कुल संख्या है वो है 2,381। ठीक है, 2,381 और 815 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पिछड़े वर्गों की महिलाओं BCW के लिए जो है कुल सीटें जो हैं, देखिए इनकी जो है कोड जो है 06 है और पदों की जो संख्या है 595 रखा गया है। अगर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए भी जो कुछ सीटें जो हैं यहाँ पे रिजर्व रखा गया है वो है 397। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें तो 19,838 वैकेंसी रखी गई है और इसमें जो है 6,717 महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। तो महिलाओं के लिए भी यानी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार कि हम बिहार कांस्टेबल का एक सीट पक्का कर लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आप आवेदन कर रहे हैं, सिपाही पद पर आवेदन कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऊंचाई यानी हाइट और जो है आपके चेस्ट की जो है न्यूनतम बिना फुलाए और
न्यूनतम जो है फुलाकर कितना रखा गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। ये हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए हैं, वहाँ पर जाकर के इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बारीकियाँ इसमें दी गई हैं जिसके माध्यम से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कि आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, शैक्षिक जो अर्हता है ये क्या होनी चाहिए, तो देखिए सिपाही पद के लिए जो है जो आपका जो है अर्हता जो है ये इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा का भी आप ध्यान रखिए कि इसकी जो गणना है ये मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जो जन्म तिथि दिया गया है, ठीक है, जो जन्म तिथि आप उसमें मेंशन किए हैं उसी के आधार पर ये तय किया जाएगा। ठीक है ना, कहा जाता है कि कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा है आरक्षण कोटिवार इस प्रकार होगा। इस प्रकार मतलब देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए जो है न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम जो उम्र है, अधिकतम उम्र में 2 वर्षों का जो है क्या दिया जाएगा, आपको शिथिलता दिया जाएगा, मतलब आपको छूट दी जाएंगी। और न्यूनतम उम्र जो रखा गया है आपका 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 27 वर्ष रखा गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र में 3 वर्षों का जो है आपको छूट मिलेगा, ताकि आपका जो है 18 वर्ष न्यूनतम हो जाए और अधिकतम जो है 28 वर्ष आपको मिल जाए। ठीक है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं यानी मेल कैंडिडेट हैं एवं फीमेल तथा ट्रांसजेंडर के लिए उम्र सीमा में जो है 5 वर्षों का जो है आपको छूट मिलेगा और न्यूनतम जो है 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 30 वर्ष रखा गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण में आप जो अलग अलग राज्य जैसे आपका जो यहाँ पे लिखा गया है कि जो राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही वो क्या करेंगे, आरक्षण आपको दिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको यह फॉर्म फिल करते हुए इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखिए, कहा जाता है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ, देखिए जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दे होगा। अगर जो बिहार जिनका रेसिडेंशियल है, ठीक है, अगर आप आवासीय बनाते हैं बिहार से तभी आपको जो है वहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट्स के कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है कि जो चयन की जो प्रक्रिया है इसके लिए परीक्षा का जो संरचना होगा ये आपको ध्यान में रखना है। संरचना किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, तो ये 3 चरण में होगा। पहला चरण जो होगा ये होगा लिखित परीक्षा, जहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक है ना, तो उसके माध्यम से होगा और प्रत्येक यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 आवर्स की आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और इसमें जो है देखिए यहाँ पर जो परीक्षा जो रखा गया है, कहा जा रहा है कि इसमें जो इसका जो स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो होगा आपका क्या है, लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा इतिहास को, भूगोल को पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र को वैसे हम जनरली अगर हम बात करें तो ये आपको राज्य व्यवस्था की बात करता है, तो आपको ये भी देखना है। संविधान की बात करें अगर यहीं पे तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, तो ये आपको देखना होगा। अर्थशास्त्र यानी जनरली आपको इकोनॉमिक आपको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपकी फिजिक्स की भी बात करता है, केमिस्ट्री की भी बात करता है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको जनरल नॉलेज जिसको हम जी के बोलते हैं, जी के, ठीक है ना, और समसामयिकी
मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, यानी करंट अफेयर्स की भी वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसकी पाठ्यक्रम पे भी हम बात करेंगे, जो वेबसाइट पे अपलोड किया गया है पाठ्यक्रम, कि किस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे लिखा गया है कि लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी और 2 घंटों में घंटा आपको दिया जाएगा। एक प्रश्न पत्र में कुल जो है 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा जो है OMR सीट पर आपको दिया जाएगा। एक OMR सीट आधारित होगी, जिसमें OMR सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होंगे, जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष सुरक्षित रखी जाएगी। ये वाली आपकी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके चयन के बाद भी इस पे ध्यान रखा जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखिए, समझ गए। कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा में 30% अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम पेट बोलते हैं, ठीक है ना, फिजिकल जो टेस्ट होता है, उसके लिए असफल घोषित किए जाएंगे। अगर आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको फिजिकल जो टेस्ट है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको कॉल लेटर नहीं दिए जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। कोटिवार समान कट ऑफ अंक देखिए प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय जो परीक्षा होगा, उसके बाद जो है सेकेंड चरण आता है। सेकेंड चरण जो होगा आपका ये शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आपकी फिजिकल टेस्ट होंगे। ठीक है, कहा जाता है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको कॉल लेटर दिए जाएंगे, ताकि आप एक जो समय दिया जाएगा निर्धारित समय में, ठीक है ना, उसी समय पर आपको जाकर के वहाँ पे अपना फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल टेस्ट में आपको बारीकियाँ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, कहा जाता है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड और मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहा जाता है कि महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती ना होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है कि वैसे महिला अभ्यर्थी जिनका फिजिकल टेस्ट है उस समय वो गर्भवती ना हो, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, जिसमें दौड़ है, ऊंची कूद है और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी आपका ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी इसमें जो आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी, मेरिट लिस्ट किसके आधार पर बनेगा, तो ये आपका पेट के आधार पर बनेगा। ठीक है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर बनेगा, ना कि आपके रिटेन जो एग्जामिनेशन आपका जो हुआ है, रिटेन एग्जामिनेशन यानी फर्स्ट फेज का, इसमें आपका इसके आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कहा जाता है कि ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसमें आपका जो है कुल जो अंक होंगे वो अलग अलग होंगे, जिसमें कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें ऊंचाई एवं सीना या वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा। जैसे आप वहाँ पर जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, जब जाएंगे आप, शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिए। और जब आप पेट में जाते हैं, यानी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने जाते हैं, वहाँ पे आपकी हाइट को मापा जाएगा और सीना और आपके वजन को मापा जाएगा प्रॉपर, और इसके लिए कोई अंक आपको नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल वहीं से घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी अगर आपकी हाइट उसके अनुसार ना रहे,
अगर आपकी सीने की जो फुलाने के बाद नॉर्मल सिचुएशन में ना रहे या फिर आपकी जो वजन है उस हिसाब से ना रहेगा तो आपको वहीं से आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले आता है आपका दौड़, जो आपका जो है रनिंग होगा वो अधिकतम जो होगा, इसके जो टोटल अंक जो रखे गए हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अधिकतम जो है 50 अंक का होगा। ठीक है, उसको कैटेगराइज वाइज यहाँ पे बांट दिया गया है। अगर आप पुरुष हैं, ठीक है, अगर मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है 1 मील यानी 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आपको जो है अधिकतम 6 मिनट में इसको तय करना होगा। लेकिन अगर आप 6 मिनट तो अधिकतम रखा गया है, लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम में अगर ये दूरी तय कर लेते हैं तो आपको अधिकतम अंक जो इसका है 50 वो आपको पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप इसे आप 1.6 किलोमीटर को हासिल कर लेते हैं, रनिंग में को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कुल 40 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक या 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप इसे प्राप्त कर लेते हैं, इस दूरी को तय कर लेते हैं, तो 30 अंक मिलेंगे आपको। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक अगर आप इसे हासिल करते हैं, दूरी तय करते हैं, तो आपको 20 नंबर आपको मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको जो है, अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपने नाम देखना है और आपको सिपाही बनने हैं बिहार में, तो आपको जो है ये 5 मिनट से कम समय में आपको ये 1.6 किलोमीटर की जो दूरी है इसको तय करना है। ठीक है ना। अगर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अगर आप ले लेते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों को जो है, पुरुष अभ्यर्थियों को क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा, यहीं पर से आपको बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर की जो है दूरी आपको तय करना है, कितना में, अधिकतम 5 मिनट में तय करना है। अगर आप ये 4 मिनट से कम समय में अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, दूरी तय कर लेते हैं, तो आपको 50 अंक पूरा मिलेगा। अगर 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक आप दूरी तय करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक अगर आप ये दूरी तय करते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक अगर आप ये दूरी तय करते हैं तो 20 अंक आपको दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक अगर आप समय लेते हैं तो वैसे महिला अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा वहीं पर से। ठीक है, तो आपको तो है दौड़ के बारे में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये बारीकियाँ आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें। ठीक है, अब गोला फेंक की अगर हम बात करें तो गोला फेंक के लिए जो है अधिकतम जो है 25 अंक आपको रखा गया है, जिसमें सभी कैटेगरी के जो पुरुष हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। अगर आप 16 फीट से लेकर के 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। और 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, 16 अंक से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप महिला कैटेगरी से हैं और तो उनके लिए जो है 12 पाउंड का जो है गोला फेंकना होगा। और न्यूनतम कितना फीट, तो 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। और 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे। और 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक आपको दिए जाएंगे। और 16 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अगर 12 फीट से कम फेंकते हैं तो वैसे महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ पे हमने बात कर लिया। अब तीसरी जो है वो है ऊंची हाई जंप। ठीक है ना, ऊंची कूद, जिसके लिए 25 अंक आपको रखा गया है, जिसमें सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना है। अगर आप 4 फीट कूद रहे हैं तो आपको जो है 13 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट से 4 फीट 4 इंच अगर आप हाई जंप करते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 4 फीट 8 इंच अगर आप जंप करते हैं तो 21 अंक मिलेगा। अगर आप 5 फीट जो है हाई जंप करते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अगर आप 4 फीट ना कूद पाते हैं तो वैसे पुरुष अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, वहीं से
असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर महिला कैंडिडेट हैं आप तो आपको जो है 3 फीट जो है हाई जंप के लिए मिलता है न्यूनतम, ठीक है ना। 3 फीट अगर आप कम से कम आप जो है हाई जंप कर लेते हैं तो आपको जो है 13 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप 3 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक मिलेंगे, 3 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक आपको मिलेंगे, और 4 फीट कंप्लीट करते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फिजिकल जो आपका शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है, टेस्ट जो है, इसमें इसकी आपकी जो है वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया है। कहा जाता है कि नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धा या स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, आपको वहीं से उसी आपको कैटेगरी से आपको बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा जो है वो दस्तावेज सत्यापन है। जब आपका 2 टेस्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, जिसमें आपकी दस्तावेज का जो है सत्यापन करना होगा। जो भी आप फॉर्म फिल करते हुए जो भी चीज़ें आप वहाँ पर अपनी जो है एजुकेशन के बारे में अपनी डिटेल देते हैं, चाहे आप अपनी कैटेगरी के बारे में आरक्षण के बारे में आप अपना सत्यापित करते हैं या फिर उम्र को लेकर के आप बताते हैं, उसके बारे में आपको ये जो पॉइंट है, ये जो टर्म है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको बहुत सारे आपको जैसे मैं बात करूँ तो वैध जो फोटो युक्त पहचान पत्र है, जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होंगे, मतदान पहचान पत्र होगा, ऐसी चीज़ों आपको दिखानी होगी जिससे आपकी प्रूफ हो कि आप सच में वही अभ्यर्थी हैं, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपके प्रॉपर होना चाहिए, जहाँ पे आपकी मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं मार्कशीट की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का आपका मार्कशीट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी आवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं यानी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या फिर ईबीसी से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपको भी प्रॉपर आपके जो है पैरामीटर्स उसको फुलफिल कर रहे हों आप, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात किया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ जो है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की भी हम बात कर लेते हैं, तो उनके भी प्रॉपर जो है सर्टिफिकेट सत्यापित होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको जो मेधा सूची जो बनती है क्वालिफाई होंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए कि आपकी लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप ये मत सोचिए कि आपका जो है मेरिट लिस्ट जो बनेंगे जिसमें आपके जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है 100 नंबर का, इसके आधार पर नहीं होगा। आपका जो है पूरा का पूरा जो मेरिट बनेंगे ये आपका केवल और केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ही होगा, ठीक है ना। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके बिना आप यहाँ पे जा नहीं सकते हैं। तो पहले आप इस पे फोकस कीजिए, फिर ये भी आप फिजिकल के भी काम करते रहिए, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आवेदन जो शुल्क रखा गया है यहाँ पे, अगर आप कैटेगरी से हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या राज्य के मूल निवासी या वर्ग या कोटि महिला अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर हैं अभ्यर्थी हैं, उनके लिए केवल और केवल 180 रुपया रखा गया है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 675 रुपये का जो है प्रॉपर आपका जो है फ़ी यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कट ऑफ तिथियाँ की बात किया गया है, ठीक है। इसमें उम्र सीमा के लिए आपका क्या होना चाहिए, अधिकतम उम्र की बात किया गया है, ठीक है। शैक्षिक अर्हता की बात किया गया, जाति निवास प्रमाण पत्र की बात किया गया। इस वक्त थोड़ा देख लीजिएगा कि कब आपको सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रख करके आपको बनानी होगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो निर्देश हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 मार्च से ये शुरू हो जाएगा और 18 अप्रैल तक ये आप फिल कर सकते हैं 2025 में, ठीक है। और इसमें आपको 2-3 चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दें जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसकी वेबसाइट पे जाकर के आप प्रॉपर फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपको ये लिंक दिया गया है। ये PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है मैं बताऊं कि इसकी जो तैयारी है, इस तैयारी के लिए भी हमने कुछ प्रोग्राम आपके लिए बनाया हुआ है।
उस पे भी हम बात कर लेते हैं कि हमने किस तरीके से आपकी तैयारी के लिए मैंने अपने चैनल पे आपको जो है क्या हम उपलब्ध करवाएंगे जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए। तो दोस्तों हमने जो है बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 की सारी डिटेल्स पे चर्चा कर लिया है और इस पे हमने जो है मैंने बताया आपको कि इस पे प्रॉपर एक हमारा तथास्तु भर्ती वाला बैच हमने अनाउंस किया है जो कि 17 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा और ये हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 94 पर सुबह 9 बजे प्रतिदिन आएगा और इसमें हम उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। चाहे हम बात करें आपकी पॉलिटी की बात करें, चाहे आपकी हिस्ट्री की बात करें, चाहे आपकी ज्योग्राफी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान जो आपका सोशल साइंस का जो पोर्शन है उस पे हम प्रॉपर अच्छे से काम करेंगे और इतने अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे जहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो आपके गलत ना हो। तो एक इन्फॉर्मेशन था और इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आपको ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।